आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ इतिहास का टेस्ट सीरीज, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खासकर इसी के लिए बनाया गया प्रश्न पत्र है। तो आप लोग इसको पढ़ें और देखें कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। इसमें कुल 63 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। पहला प्रश्न है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रोमन बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो यह प्राप्त हुए हैं अरिकामेडु से। याद रखिएगा, 1940 में मार्टिन व्हीलर ने अरिकामेडु की खुदाई की थी। अरिकामेडु जो है वो चोल वंश का एक प्राचीन बंदरगाह माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, संगम युग में वेली क्या है? तो संगम युग में वेली भूमि मापन का एक पैमाना था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो यह है ऋग्वेद में। और इस गायत्री मंत्र की रचना आप सभी लोग जानते हैं कि विश्वामित्र ने किया था। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, तो ये किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो यम और नचिकेता के बीच सुप्रसिद्ध संवाद जो है वह कठ उपनिषद में उल्लिखित है। जबकि यहीं पे मुंडको उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। और इसी मुंडको उपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौकाओं के समान भी बताया गया है। पांचवा प्रश्न है, इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति थी। इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की जो आकृति थी वह थी अर्धचंद्राकार। दोस्तों, आपको पता है कि इस श्रावस्ती को आधुनिक रूप से सहेत महेश नामक स्थान से इसकी तुलना की जाती है। यानी यह माना जाता है कि वर्तमान में जो सहेत महेश नामक स्थान है वह श्रावस्ती नगर था पहले। तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो तांबे की एक मानव आकृति जो प्राप्त हुई है वह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? तो यह किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? तो यह लिखा है मुतब्बित खान ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो पहली बार निराशावाद के तत्व किस उपनिषद में दिखाई देते हैं या किस वेद में? तो यह दिखाई देते हैं मैत्रायणी उपनिषद में। नवा प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? तो सत्यमेव जयते यह उक्ति सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में व्यक्त की गई है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? जो रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था वह कौन सा पदाधिकारी था? तो वह पदाधिकारी था रथपति। 11वां प्रश्न है, अजंता की कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? तो अजंता की कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? तो यह गुप्त काल से संबंधित हैं। बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? तो बालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से है। बालखिल्यों की कुल संख्या 11 मानी गई है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो इसमें से बताना है कि बौद्ध धर्म में से 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो वह आर्य सत्यों में होगा द्वितीय आर्य सत्य।
भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है और बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है इसका। तो पहला है सांख्य दर्शन पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। और दूसरा है सांख्य की मानता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कोई ब्रह्मा प्रभाव अथवा कारक। इसमें से कौन सा सांख्य संप्रदाय से संबंधित सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा केवल दो। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो पतंजलि को माना जाता है। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य था? तो मगध शिकार का जो पहला राज्य था, जो शिकार हुआ वह था अंग। इस प्रकार मगध साम्राज्य अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने लगा तो सबसे पहले उसने अंग राज्य को जीता था और अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला है बुद्ध काल में कितने गणराज्य थे? तो बुद्ध काल में 10 गणराज्य थे। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चेर राज्य के पत्तन थे? इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा चेर राज्य का पत्तन यानी बंदरगाह थे। तो वह थे मुसिरी, तोंडी। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में हुआ है? तो मेगास्थनीज के इंडिका में किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? तो वह दक्षिण भारतीय राज्य होगा पांड्य राज्य। इसका उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में हुआ है। कौटिल्य कहाँ के निवासी थे? तो कौटिल्य कहाँ के निवासी थे? कौटिल्य तक्षशिला के निवासी थे। तीसरे संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो तीसरे संगम की अध्यक्षता की थी नकीरर ने। याद रखिएगा कुल 3 संगम होते हैं, प्रथम संगम, द्वितीय और तृतीय। तो तीसरे संगम की अध्यक्षता नकीरर ने की, जबकि पहले और दूसरे संगम की अध्यक्षता अगत्यारनाथ तथा अगस्त ऋषि ने की थी। 22वां प्रश्न है बुलंदी बाग प्राचीनतम स्थान है? तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, ये किसका नाम है या प्राचीन नाम किसका है? यह प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र का। ऑप्शन बी सही होगा। है कि सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा मंदिर कहाँ पर है? तो इसको सुमेलित करिए, देखिए कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तो मीनाक्षी मंदिर यह मदुरई बाला विश्वनाथ जी में है। और वेंकटेश्वर मंदिर यह पड़ेगा आपका तुरुमाल आंध्र प्रदेश। महाकाल मंदिर आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और बेलूर मठ जो है आपका कहाँ पड़ता है? यह हावड़ा पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। 24वां प्रश्न है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया वह था बलवन। 25वां है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? तो किस नाटक के अंश अंकित हैं अढ़ाई दिन के झोपड़ा मस्जिद में? तो वह नाटक कौन सा होगा? वह होगा हारिकेली। 26वां प्रश्न है इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। तो इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनना पड़ता था। लाल वस्त्र को न्याय का प्रतीक माना जाता था। 27वां प्रश्न है मोहम्मद तुगलक ने निम्न 4 योजनाएं प्रारंभ की थीं और नीचे दिए गए कूट में इन योजनाओं का सही कालक्रम आपको निर्दिष्ट करना है, यानी
कौन सी योजना पहले चलाई गई, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले इसकी कौन सी योजना थी? तो सबसे पहले इसकी योजना थी दोआब में कर वृद्धि। यह योजना इसने 1325 में शुरू की थी। और दूसरी योजना इसकी होगी राजधानी परिवर्तन, जो कि इसने 1326 में शुरू की थी यह योजना। और तीसरा है सांकेतिक मुद्रा। यह योजना इसने 1329 में शुरू की थी। तो इस प्रकार देखें तो पहला क्या होगा, दोआब में कर वृद्धि, पहली ये योजना चली। दूसरी थी राजधानी परिवर्तन और तीसरी थी सांकेतिक मुद्रा। और इसके बाद चौथे नंबर पर कौन सी आ जाएगी, खुरासान अभियान। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर क्या होगा, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन चौथा सही होगा इसका। निम्नलिखित स्मारकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से उत्तर से मिलान आपको करना है या चुनना है कि कौन सा पहले निर्माण किया गया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किया गया 1192 ईस्वी में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया ये 1311 ईस्वी में। दीन पनाह का निर्माण किया गया 1553 ईस्वी में, जबकि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया 1602 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं कि पहले क्या आएगा, पहले आएगा 2.5 दिन का झोपड़ा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा अलाई दरवाज़ा। तीसरे नंबर पर कौन, दीन पनाह आएगा। और चौथे नंबर पर कौन आएगा, तो बुलंद दरवाज़ा। इस प्रकार पहला, फिर चौथा और फिर दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। 29वां प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो पंचायतन शब्द यह मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किस युग में इनकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? तो वह युग होगा गुप्त युग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मृति में स्त्रियों को शूद्र के समतुल्य माना गया है? तो किस स्मृति में स्त्रियों को शूद्र के समतुल्य माना गया है? तो यह याज्ञवल्क स्मृति और मनु स्मृति दोनों में माना गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। 32वां प्रश्न है, कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। क्यों? क्योंकि कांधार जो है वह सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। औरंगजेब ने मीर जुमला को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? तो औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत सरदार ने बगावत कर दी थी? तो औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत सरदार ने बगावत कर दी? तो वह राजपूत सरदार था दुर्गादास राठौर। किस मुगल बादशाह के शव को लगभग 1 माह तक उसके उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं जा सका? वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया और उसे 1 माह तक दफनाया नहीं गया था? तो वह मुगल शासक था बहादुर शाह प्रथम। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से देश को बचाना चाहती थी। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण यह था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, इसी नीति के कारण जो है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे।
निम्नलिखित में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया है? तो वह कौन सा राजा और राज्य है जहाँ पर हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए वहाँ की प्रजा उसे जगत गुरु कह करके बुलाती थी? तो वह है बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसे प्रजा जगत गुरु कह करके वर्णित करते थे। 1008-9 में वहिंद का युद्ध निम्नलिखित के बीच लड़ा गया। तो 1008-9 में वहिंद का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो यह आपको बताना है। तो यह युद्ध लड़ा गया महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। रजिया बेगम की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो रजिया बेगम की असफलता का प्रमुख कारण अमीरों का कुचक्र था। सुमेलित करना है, ये विभाग हैं और विभाग से संबंधित कार्य दिए गए हैं। तो कौन सा किस विभाग से संबंधित है ये बताना है आपको। दीवाने अर्ज यह सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रसातल या दीवाने रसालत किससे संबंधित था? तो यह धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और दीवाने वजारत यह वित्तीय मामलों से संबंधित था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं और फिर इन्हें कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है कि इनमें से कौन कौन से कूट सही हैं। तो चलिए देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कौन कौन से वक्तव्य सही हैं। उसने कृष्ट ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। ये सही होगा कि उसने ज़मीनों की पैमाइश कराई और उसके बाद उसने गुजारी वसूला था। और दूसरा देखते हैं, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। नहीं, ये गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त किया। यह सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? सी 1 और 3 दोनों। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। तो ये 4 कोटेशन दिए गए हैं जो कथन की सहायता से आपको सही लगाना है कौन कौन से सही हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पहला है, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। यह सही है। दूसरा है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। ये बात भी सही है। और तीसरा है, वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। ये भी सही है। और चौथा क्या है कि कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो इस प्रकार ये चारों कथन सही हैं। इसका सही आंसर डी होगा। 44वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को पागलपन और बुद्धिमत्ता का मिश्रण क्यों कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागलपन और बुद्धिमत्ता का मिश्रण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने प्रशासन में जितने सुधार करने चाहे वह सब असफल हो गए। 45वां प्रश्न है, अमीर खुसरो के संबंध में से कौन से कथन सत्य हैं? और फिर देखना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो सही बात है कि अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा, वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के संयोजन से सितार का आविष्कार किया। तो यह भी अमीर खुसरो के बारे में सही है। चौथा है, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। तो यह भी सही है। तो ये चारों के चारों कथन अमीर खुसरो से संबंधित हैं और सही हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4 सब सही है। हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किससे मदद
की थी? तो हुमायूं को अपना राज्य प्राप्त करने में किसने मदद की थी? तो वह था फारस का शासक शाह तहमास्प। इसने हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में मदद की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो शाही तख्त पर जो विराजमान था तो था नहीं थी, वह थी महारानी विक्टोरिया। 48वां प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे महक परी का उपनाम दिया गया था? तो महक परी का उपनाम किसे दिया गया था? तो यह नाम दिया था हजरत महल को दिया गया था। 48वां प्रश्न है, कौन सा समाज सुधारक ने भारत से बाहर भारतीय राष्ट्रीयता को फैलाया? तो भारत से बाहर भारतीय राष्ट्रीयता को फैलाने वाले समाज सुधारक थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युद्धों में से सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो इसमें से बताना है कि कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया। तो जब तक सन नहीं याद होगा आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा युद्ध इसमें से सबसे पहले लड़ा गया। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यह 1839 में शुरू हुआ। शुरुआती डेट बताएंगे आपको, 1839 में शुरू हुआ। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह 1817 में शुरू हुआ, 1817 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो यह शुरू हुआ था 1799 में। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह शुरू हुआ 1749 में शुरू हुआ था। इस प्रकार देखिए कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया। तो चूंकि ये 1800 ईस्वी है और इधर 1700 है, इधर 1700 में पहले जो होगा तो 1700 में पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो होगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन बी सही होगा। वेसिन की संधि जो कि 1802 में हुई थी, किनके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो वेसिन की संधि पर किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? यह हस्ताक्षर हुए थे बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेस्क्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? इसमें से किस हत्याकांड को मॉन्टेस्क्यू ने निवारक हत्याकांड का नाम दिया था? तो वह था जलियांवाला बाग का नरसंहार। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला? तो किस प्रांत में उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो वह प्रांत था पंजाब। वायसराय की कार्यकारिणी में किस भारतीय को सर्वप्रथम स्थान मिला? वायसराय की कार्यकारिणी में जिस भारतीय को सर्वप्रथम स्थान मिला वह भारतीय कौन थे? तो वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष थे? 1947 यानी 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का जब प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो उस समय इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी आचार्य JB कृपलानी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की श्री गणेश या शुरुआत कैसे हुआ था? तो यह हुआ था नमक कानून तोड़ करके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के पूर्व लोकमान्य तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। सही है। 1915 में कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में भारत के लिए होम रूल की मांग के लिए संकल्प पारित किया। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
क्या नीति थी? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी सही है नीति। तो इसका सही आंसर होगा, वह ब्रिटिश सरकार के साथ तभी सहयोग करेगी जब कि ब्रिटिश सरकार भारत को युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का वादा करे। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? तो वह डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। तो वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? वानर सेना और मंजरी सेना यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इस आंदोलन में बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। 60वां प्रश्न है, रामायण के अनुसार राम के वनवास के पश्चात भरत ने उनसे कहाँ पर भेंट की थी? तो भरत ने राम से जहाँ पर भेंट की थी उस स्थान का नाम है चित्रकूट। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक में पुस्तक है एक में रचयिता। तो कौन सी पुस्तक किसने लिखी है? इसको मिलान करके आपको सही सही आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं किस पुस्तक को किसने लिखा है। द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडिया इन ट्रांजिशन किसने लिखा है? तो यह लिखा है M.N. राय ने। वेकअप इंडिया। तो वेकअप इंडिया के लेखक कौन हैं? वेकअप इंडिया की लेखक हैं एनी बेसेंट। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं V.P. मेनन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान माउंटबेटन योजना में सम्मिलित थे? तो इनमें से जो प्रावधान माउंटबेटन योजना में सम्मिलित थे उनको बताना है कि कौन कौन से सम्मिलित थे और कौन कौन से नहीं सम्मिलित थे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पहला, भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 नए डोमिनियनों का निर्माण होगा, ये सही था। दूसरा है, दोनों डोमिनियनों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया तक एक ही गवर्नर जनरल रहेगा, तो ये गलत था, ये प्रावधान नहीं था। और तीसरा है कि दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाओं को व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार होंगे, ये सही था। और चौथा है, वर्तमान समय की केंद्रीय विधानसभा एवं राज्य परिषद अपने आप समाप्त हो जाएंगी, ये भी सही था। इस प्रकार माउंटबेटन योजना में जो सम्मिलित नहीं था वह दूसरा है, बाकी जो सम्मिलित थे वो पहला, तीसरा और चौथा होगा। इस प्रकार इसका सही आंसर सी होगा। 63 और लास्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में शाही थैली क्या है? तो आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में शाही थैली क्या है, यह बताना है आपको। तो शाही थैली वह है कि भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान ही शाही थैली कहलाता था। इसका ऑप्शन तीसरा यानी सी सही होगा। दोस्तों, आपने 63 प्रश्न में से कुल कितने सही किए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। हम बहुत जल्द ही नया वीडियो आपके सामने ले करके आएंगे।